Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of mathematics, that is complex number. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही मैंने वर्ड बोला जी कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ही सोच लेते हैं सर पहले इतनी सारी मुसीबतें थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, अब आप एक और ले आए हो। नहीं जी, बहुत ही बढ़िया और मजेदार कॉन्सेप्ट है जी। बेस कहां से आया है? बेस निकल के आया बेटा 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। सर क्वाड्रेटिक में तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम ही नहीं सुना बेटा। उस टाइम पे ये चीज हम फोकस नहीं करते थे क्लास 10th में। अब क्लास 11th में जैसे ही आप शिफ्ट हुए हो जी, बेस पहले तो मैं हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से। चेक इट आउट। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें जी, टेक अ सिंपलेस्ट इक्वेशन x square plus 1 is equal to 0. I take a quadratic equation as x square plus 1 is equal to 0. जैसे ही x square की वैल्यू मैं निकालूंगा मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा -1. In other words, my x comes out to be under root of -1. अभी तक आपने 10th क्लास में क्या चीज स्टडी की थी? आपने स्टडी किया था बेटा रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर देते थे और क्या लिख देते थे? नो रूट्स। अगर आपको याद हो हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था बेटा, तीन कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 10th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा d लेस देन 0, तो हम इसको यहीं रिजेक्ट करके लिख देते थे नो रूट्स। एक्चुअल में नो रूट्स नहीं होते बेटा, ये कौन से रूट्स होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये जो इमेजिनरी की वैल्यू है ये आई कहां से? ये बेसिकली डिराइव होके आई है 10th के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। अब हम वापस आते हैं जी अपने टॉपिक पे। कहते हैं x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है। इसको हम 11th में जाके अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट कर देते हैं बेटा। आई एक इमेजिनरी नंबर है, लिखेंगे आई लेकिन बोलेंगे आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? आयोटा की वैल्यू क्या है जी? अंडर रूट ऑफ -1। तो मैं कह सकता हूं बेटा आयोटा स्क्वायर -1 आ गया मेरे पास। सर कैसे? बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब मेरे पास आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी -1 गिवन था। आयोटा स्क्वायर क्या गिवन था? ऑलरेडी -1। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा आयोटा स्क्वायर की। जैसी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली मेरे पास वैल्यू थी जी -1। याद रखना बेटा आई की कभी भी वैल्यू नहीं डालनी। सर क्यों आपने ऊपर आई लिखवाया अभी अंडर रूट ऑफ -1? नहीं, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जी। क्वेश्चन के अंदर आई की कभी भी वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी। आई से बड़ी पावर हो जैसे कि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, तो आप वैल्यू डालोगे बेटा, अदरवाइज नहीं डालोगे। फाइनल आंसर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन कम इन टर्म्स ऑफ आई। कॉन्सेप्ट क्लियर? दैट मींस जैसे ही मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली, -1 इंटू आई कम्स आउट टू बी माइनस आयोटा। लास्ट वैल्यू डाल रहा हूं बेटा आपके लिए i4। जब मैंने i4 वैल्यू ली तो i4 को मैं लिख सकता हूं बेटा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या था जी मेरे पास? सेकेंड नंबर वाली वैल्यू चेक करो, आई स्क्वायर था बेटा मेरे पास -1। तो मैं लिख सकता हूं बेटा -1 इंटू -1, वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। मैंने आई की वैल्यू ली अंडर रूट ऑफ -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की बेटा। जैसे ही स्क्वायरिंग की मेरे पास वैल्यू आ गई जी -1। आई क्यूब को रजे मैंने ब्रेक करके स्प्लिट करके लिखा आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या था बेटा मेरे पास -1,
-1 into I comes out to be -I. कॉन्सेप्ट क्लियर? I4 को लिखा बेटा I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, I स्क्वायर था रजे मेरे पास -1, सो -1 into -1 comes out to be +1. सर ये ऐसे तो चलती ही जाएंगी वैल्यूज, आपने I निकाला, I स्क्वायर निकाला, I3 निकाला, ये तो आप I100 तक निकाल दोगे। कितनी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी? सिर्फ 4। उनमें से भी I स्टैंडर्डाइज वैल्यू है जिसको हम पुट नहीं करते, दैट मींस सिर्फ 3। सर अगर इससे बड़ी पावर आ गई, लेट सपोज I5 आ गई, तो क्या करेंगे? तो बेटा इसको ब्रेक करेंगे सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोटा में। सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोटा अगर आप इन चारों वैल्यूज को कंसिडर करो तो I4 की आंसर या I4 की वैल्यू सबसे सिंपलेस्ट है बेटा, दैट इज 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब मैंने देखा जी मेरे पास I4 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मेरी नेक्स्ट कोशिश क्या है बेटा, किसी भी I की पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर। सर क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ गई जी I100, तो मेरे को इसको क्या करना है बेटा, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। मैंने I100 को लिखा I4 की पावर 25। I4 क्या था बेटा मेरे पास? I4 था रजे 1, सो 1 रेज टू द पावर 25 अगेन कम्स आउट टू बी 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने क्या करना है जी, कोई भी बड़ी पावर आ जाए उसको ब्रेक करना है बेटा 4 के मल्टीपल में। अब हमने इसी चीज को डिस्कस किया जी किसी और क्वेश्चन में। अभी डिस्कस कर ही रहा था तो एक बच्चे ने मेरे को कहा कि सर आपने ना जान के वो वैल्यू ली है जो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल था। मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छा तू बता कौन सी वैल्यू लूं? कहता है सर आप कोई ऐसी वैल्यू लो जो 4 का मल्टीपल ना हो, कोई ऐसी वैल्यू जो 4 का मल्टीपल ना हो। अब मैंने कहा बेटा तू बता कौन सी वैल्यू लूं? कहता है सर चलो I रेज़ टू द पावर 99 ले लो। मैंने कहा ठीक है बेटा। कहते हैं सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से ब्रेक कर दिया, अब तो ये 4 का मल्टीपल ही नहीं है, और आपने हमें अभी सिखाया कि कोई भी वैल्यू आ जाए उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो। मैंने क्या किया बेटा, मैंने आपको कहा कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो। अब सारे नंबर 4 के मल्टीपल तो नहीं है, बिल्कुल जायज। अब आपने क्या करना है, एक नियरेस्ट 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना है। सर व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इफ द वैल्यू इज I रेज़ टू द पावर 99, I can rewrite the value as I raised to the power 96 into I cube. I की पावर 96 4 का मल्टीपल है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 96 प्लस 3 ऐड करके देखो जी 99 आ रहा है। हाँ जी सर आ रहा है। अब आप चेक करो जी, I raised to the power 96 को मैं लिख सकता हूं बेटा I4 raised to the power 24, 24 into 4 comes out to be 96 into I cube as it is। जरा स्टेप चेक करना बेटा, I4 क्या था? I4 मेरा 1 बन गया, और 1 की कोई भी पावर हो मैं उसको 1 लिख सकता हूं, और I क्यूब की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी थी बेटा -I। सर I क्यूब की वैल्यू -I कहां से आई? I क्यूब की वैल्यू बेटा -I आप देखो हमने पहले सॉल्व करके निकाली हुई है, I क्यूब इज इक्वल टू -I। अब मैंने क्या किया जी, I क्यूब की भी वैल्यू डाल दी, 1 की भी वैल्यू डाल दी, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी -I। याद रखना जी लास्ट फाइनल आंसर में I की वैल्यू पुट नहीं करनी, हमेशा हायर पावर की पुट करनी है। तो अब हमने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन 4 का मल्टीपल नहीं भी है तो हम उसको क्या करेंगे, नियरेस्ट 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? सर एक और एग्जांपल लेके दिखाओ। ठीक है बेटा, बोलो पावर क्या लूं? सर I रेज़ टू दी पावर चलो 53 ले लो सर। ठीक है बेटा, I की पावर 53। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 53 4 से डिविजिबल है, तो आंसर है नहीं जी, नहीं है सर डिविजिबल। तो बेटा 53 से पहले कोई नंबर बताओ जो 4 से डिविजिबल हो। सर 52। तो बेटा बस हो गया ब्रेक क्वेश्चन। I की पावर 52 इंटू I, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। I की पावर 52
i की पावर 52 को मैं 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके लिख सकता हूं बेटा, i रेस टू दी पावर 4 होल रेस टू दी पावर 13, 13 4 जा 52, स्टेप चेक करो जी, इनटू i। अब i4 क्या बन गया बेटा 1, और 1 की कोई भी पावर हो उसको मैं डायरेक्टली 1 लिख दूं बेटा, दैट मींस आई एम लेफ्ट आउट विद माय फाइनल आंसर एज आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इसका मतलब हमने देखा कि कोई भी i की पावर आ जाए, हम उसको ब्रेक करेंगे 4 के मल्टीपल में, अगर वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल नहीं है तो नियरेस्ट मल्टीपल के फॉर्म में लाएंगे उसको बेटा। सर ये रूल सिंगल डिजिट या 2 डिजिट वाली पावर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं बेटा, किसी भी पावर के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई पावर ऐसी ले लो जो 3 डिजिट में हो, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। सर एक उसका भी एग्जांपल दे दो। श्योर बेटा, आपने देखा जी वैल्यू आ रही है मेरे पास i इज इक्वल टू 990, लेट्स सपोज, चलो 995 ले लेते हैं जी। अब ये 4 का मल्टीपल भी नहीं है। आपने देखा जी 1000 4 का मल्टीपल है? हाँ जी सर। 1000 से पहले सर 96, 96 से पहले सर 92, बस तो हो गया जी आपका क्वेश्चन क्रैक। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया ना क्वेश्चन को। आपने देखा जी i रेस टू दी पावर 992 इंटू आई क्यूब। अब ध्यान से देखो, i रेस टू दी पावर 992 क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया बेटा। जैसे ही रजे 4 का मल्टीपल आ गया तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? 1। कोई भी 4 का मल्टीपल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसोएवर बी द पावर, 4, 8, 12, 16, 1000, 10,000, multiple should be of 4. The value comes out to be 1. जैसे ही i raised to the power 992 4 का मल्टीपल प्रूव हो गया, इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1. So I am left out with just i cube, और i क्यूब की वैल्यू क्या थी जी? i क्यूब की वैल्यू हमें पता थी -i। इसका मतलब हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी पावर ले लें, ब्रेक होके क्वेश्चन मेरा इन्हीं 3 टर्म्स में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। सर एक 4 पावर वाला भी ले लो, चेक करो बेटा। i की पावर 999, चलो सारे 9 नहीं लेते, i की पावर 9978, चलो जी i की पावर 9978। अब आप मुझे जरा सोच के बताओ, क्या 78 4 का मल्टीपल है? 4 के मल्टीपल को या डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते थे बेटा? 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए गोल्डन रूल होता था, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मुझे अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं सिर्फ 78 को चेक करूंगा। अब मैंने अपने माइंड में सोचा जी क्या 78 4 का डिविजिबल है? नहीं है जी, मल्टीपल नहीं है 4 से। क्यों नहीं है? 78 के क्लोजेस्ट मल्टीपल आप मुझे बताओ, कम या ज्यादा कोई भी बताओ। सर 80 ले लो, 80 तो बड़े आराम से क्रैक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बेटा। तो 80 से पहले वाला क्या होगा? 76। अगर 4 रिड्यूस कर दूं बेटा, इसका मतलब i रेस टू दी पावर 9978 के क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या आ रहा है बेटा? 9976 इंटू आई स्क्वायर। जब हम कई बार पूछते हैं ना बेटा डिविजिबल है 4 से या नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करने लग जाते हैं कि 4 का डिविजिबल है या नहीं। हमेशा काम टेक्निक से करना है बेटा, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाएगा। अब हमने देखा जी 80 डिविजिबल था तो 80 से पहले 76 हो गया। बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन 78 में था तो बेटा हमने उसको ब्रेक करके 76 और आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखा जी जो फर्स्ट टर्म की पावर है वो 4 का मल्टीपल है, और अगर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। डायरेक्टली मेरी ये वैल्यू 1 हो गई एंड आई एम लेफ्ट आउट विद जस्ट आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या था बेटा मेरे पास? आई स्क्वायर था जी -1। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने देखा जी चाहे पावर सिंगल हो, डबल हो, क्यूबिक के फॉर्म में आ जाए जी, ट्रिपल पावर, 4 पावर, किसी भी पावर को हम ब्रेक करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। या तो 4 का मल्टीपल आ जाए, और अगर 4 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है तो क्लोजेस्ट मल्टीपल में ब्रेक कर दें। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%।
वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मेट। ये तो थे जी हमारे पास बेसिक क्वेश्चन। अब इसी पे बेस मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं जी, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा रैशनलाइजेशन का। उसके लिए मैं पहले आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। 1/i की वैल्यू निकालनी है आज। याद रखना जी, आयोटा क्या था, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो हमने आज वाले लेक्चर में देखा जी, आयोटा था अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू क्या थी जी, अंडर रूट ऑफ -1। जब मैंने आयोटा को ध्यान से देखा तो ये भी तो एक रूट है। और आपने 9th क्लास में ये चीज पढ़ी थी बेटा कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, यू कैन नॉट लीव द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रूट, यू नीड टू रैशनलाइज दैट वैल्यू टू गिव द simplified answer. Concept clear? 100%. Now, consider the value 1 upon I. Since I has the value in terms of root, that means we cannot leave the answer as 1 upon I. Denominator में कभी भी I की terms में answer नहीं छोड़ेंगे. Concept clear? 100%. इसका मतलब कभी भी upon में I आ जाए तो आपने क्या करना है बेटा, rationalize करना है। 1/i को मैंने i/i से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। जैसी i/i से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई आयोटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? न्यूमरेटर में तो आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास -1। इसका मतलब फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, माइनस आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी चीज को मैं आपको एक नए फॉर्मेट से सिखाता हूं जी। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। आपको पता है कि आपने डिनोमिनेटर वाले आई को रिमूव करना है बेटा। बेसिक फंडा क्या कहता है कि डिनोमिनेटर वाले आई को रिमूव करने के लिए फिर दोबारा से अपनी चारों वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करो। सिंपलेस्ट वैल्यू मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी बताई, आई की पावर 4। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या थी बेटा, 1। आपने देखा जी, जैसी आई की पावर 4 की वैल्यू 1 थी, आप इसको कैसे रिड्यूस करोगे, चेक करो जी। आपने देखा 1 अपॉन आई था, आपको डिनोमिनेटर में आई की पावर 4 चाहिए था। आई की पावर 4 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, आई क्यूब से। जैसे हमने आई क्यूब से मल्टीप्लाई किया, हमने इसको लिख दिया बेटा आई क्यूब अपॉन आई क्यूब। जरा स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में आई क्यूब और डिनोमिनेटर में बेटा आई की पावर 4। स्टेप चेक करो जी, आई की पावर 4 क्या था मेरे पास, 1, और आई क्यूब क्या था बेटा मेरे पास, माइनस आयोटा। तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोबारा से वैल्यू क्या आ गई जी, माइनस आयोटा। तो हमने देखा हम एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर्मेट सबका सेम है, कॉन्सेप्ट सब में सेम यूज हो रहा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आई की टर्म आ जाए, यू नीड टू रैशनलाइज दैट वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम टाइप 2 पे आ रहे हैं, जिसमें नेगेटिव पावर्स को कंसीडर करेंगे। नेगेटिव पावर्स को कैसे ब्रेक करते हैं जी, वो चेक कर रहे हैं बेटा। नेगेटिव पावर्स को ब्रेक करने के लिए हमारे पास फंडा क्या है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं चेक कर लेते हैं जी। 1 अपॉन आई की वैल्यू थी मेरे पास माइनस आयोटा। अब मैंने क्या किया जी, एक एग्जांपल ले लिया, आई रेज टू दी पावर -7। आपको एग्जामिनर कहते हैं जी आई रेज टू दी पावर -7 की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर देना है। जैसे ही आपने पावर को पॉजिटिव किया, आपके पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन आई रेज टू दी पावर 7। स्टेप चेक करो जी। अब 1 अपॉन आई रेज टू दी पावर 7 को मुझे रैशनलाइज करना है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। टेक्निक क्या कहती है, टेक्निक कहती है जी आई रेज टू दी पावर 7 के नेक्स्ट नियरेस्ट 4 का मल्टीपल ढूंढो। पॉजिटिव पावर में जब हम ब्रेक करते थे, उससे पहले वाला 4 का मल्टीपल लेते थे। नेगेटिव पावर में क्या गोल्डन रूल है जी, एक नंबर आगे का सोचेंगे आप। दैट मींस आई रेज टू दी पावर 7 के आगे वाला नंबर अगर मैं सोचूं जो नियरेस्ट 4 का मल्टीपल हो, तो आंसर आ गया जी 8। अब मुझे इसको आई रेज टू दी पावर 8 बनाना है,
तो देखते सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। जैसे ही मैंने देखा आई रेस टू दी पावर 7 है, आई रेस टू दी पावर 8 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? आई बाय आई से। जितना डिनोमिनेटर में करेंगे बेटा उतना ही न्यूमरेटर में आपको करना पड़ेगा। जैसे ही हमने आई बाय आई से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई जी आई अपॉन आई रेस टू दी पावर 8। आई रेस टू दी पावर 8 क्या है? 4 का मल्टीपल है बेटा। अगर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू क्या आ गई? 1। दैट मीन्स मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया जी इस क्वेश्चन का? आई। इसी को मैं आपको एक सेकंड मेथड से भी करके दिखाता हूं। जो फर्स्ट मेथड है वो ज्यादा बढ़िया है बेटा, आना आपको दोनों चाहिए। आपने देखा जी आई रेस टू दी पावर -7 था, उसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 7। 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 7 को ब्रेक करके लिखा बेटा मैंने 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 4 इंटू 1 अपॉन आई क्यूब। 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 4 क्या बन गया जी? 1 बन गया। क्या बच गया मेरे पास? 1 अपॉन आई क्यूब। 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू क्या थी जी? माइनस आई। दैट मीन्स क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके हो गया -1 अपॉन आई। अब ऊपर देखो जी, मैंने बॉक्स में ग्रीन कलर के 1 अपॉन आई की वैल्यू लिखी हुई है आपके लिए। 1 अपॉन आई को रैशनलाइज करना भी हमने सीखा था। हमारे पास 1 अपॉन आई की क्या वैल्यू आ रही थी? 1 अपॉन आई की वैल्यू आ रही थी माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब हमने देखा जी, हमने इसी चीज को रिड्यूसिंग ऑर्डर में ब्रेक किया और एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रेक किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रेक करते सारी हमारा आंसर सिंगल स्टेप में आ रहा था, लेकिन अगर हमने रिड्यूसिंग ऑर्डर में ब्रेक किया तो हमारे 2-3 स्टेप्स फॉलो अप हो गए बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो एक वैल्यू ज्यादा सोचनी है आपने, उससे क्वेश्चन बड़ा इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेगेटिव पावर के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। नेगेटिव पावर में अब हम 2 डिजिट पे आ गए। कोई क्वेश्चन ले लिया बेटा, आई की पावर -50। आई की पावर -50 को मैं लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 50। अब क्या 50 4 से डिविजिबल है? सर नहीं है। तो बेटा 50 के एक आगे वाला नंबर बताओ जो 4 से डिविजिबल हो। 51 है? सर वो भी नहीं है। 52 है? हां जी सर है। जैसे ही आपने देखा 52 डिविजिबल है, अब आपका प्राइम गोल क्या आ गया कि नीचे 52 बनाना है। 52 बनाने के लिए आपने क्या किया बेटा? 52 बनाने के लिए आपने आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में आ गया आपके पास आई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा? आई की पावर 52। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। आई स्क्वायर था जी मेरे पास -1 और आई की पावर 52, क्योंकि 4 का मल्टीपल था डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा मैं इसको 1। सर ऐसे एग्जाम में भी डायरेक्टली लिखा है? नहीं बेटा, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके दिखाओ, मैंने पहले ही करके दिखाया हुआ है। आई की पावर 52 को आप क्या लिख सकते हो? आई की पावर 4 होल रेज टू दी पावर 13। याद आया जी? उसके बाद एग्जामिनर को शो कर दोगे जी आई की पावर 4 के 1, तो 1 रेज टू दी पावर 13 बिकम्स 1 इटसेल्फ। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने देखा जी इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? -1। क्लियर है जी? 100%। स्टेप चेक करो जी। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, आई रेज टू दी पावर -771। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जी। आपने देखा जैसे ही नेगेटिव पावर आ गई, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको ब्रेक कर दिया जी, 1 अपॉन में रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर बना दी। अब सोच के देखो जी, क्या 71 4 का मल्टीपल है? नहीं है। तो 71 से नेक्स्ट 4 का मल्टीपल कौन सा आएगा जी? 72। जैसे ही 72 चाहिए, इसका मतलब मैं किससे रैशनलाइज कर दूं इसको? सिर्फ आई बाय आई से। 4 का मल्टीपल ढूंढना है आपने, दैट्स इट। आई की पावर 771 into I can be written as I raised to the power 772। ये 4 का मल्टीपल बन गया जी, वैल्यू 1 आ गई, सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी I। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%।
तो हमने देखा जी पॉजिटिव पावर हो तो सर ने क्या ट्रिक सिखाई आपको? मैंने ट्रिक सिखाई बेटा पॉजिटिव पावर में 4 का नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है जो उससे कम पावर में हो। लेकिन यही चीज जब नेगेटिव पावर में आ गई तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? मैंने सिखाया रजे जो भी 4 का मल्टीपल आ रहा है उसको अगर तो डायरेक्ट आ रहा है तो वो तो वैल्यू 1 हो गई, अगर कम आ रहा है तो आपने उससे एक हायर मल्टीपल अपने माइंड में सोचना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के दोनों क्वेश्चंस देखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी किस फॉर्म में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा जी प्रूव दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आई रेस टू दी पावर n प्लस आई रेस टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आई रेस टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आई रेस टू दी पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कई बार एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके डाल देता है जी, प्रूव दैट हटा देगा और आपको क्वेश्चन में डाल देगा इवैल्यूएट। तो आपने क्या देखना है बेटा? इवैल्यूएट के अंदर वैल्यू कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लानी है। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। प्रूव दैट में थोड़ा सा बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसको आंसर पता है क्या चाहिए। चलो जी आगे। अब याद रखना कोई भी जनरलाइज क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी n की वैल्यू नहीं लेनी, ये एक बेसिक गलती होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। फर्स्ट बच्चे से बात की, वो कहता है सर n1 ले लो सबसे बढ़िया। दूसरा कहता है सर 1 भी क्यों लेते हो, 0 ही ले लो। तीसरा कहता है जी 5 ले लो। चौथा कहता है सर 10 ले लो। नो डाउट आंसर सबका सेम आएगा लेकिन अलग अलग वैल्यूज इनकी नहीं लेनी। टेक इट एज अ जनरलाइज टर्म इटसेल्फ। तो सर फिर सॉल्व कैसे करें? जब तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी तो हम वैल्यू पुट किसकी करेंगे? भाई अगर हमें पता आई स्क्वायर है तो आपने बताया था -1, आई क्यूब है माइनस आयोटा, आई 4 है 1। अब n की टर्म्स में कैसे लें सर पावर को? चेक करो बेटा। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए मैं एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, x रेज टू दी पावर a प्लस b कैन बी रीरिटन एज x की पावर a इंटू x की पावर b। रिवर्स प्रॉपर्टी लिखी है जी मैंने, आपने राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, x की पावर a इंटू x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b। जैसे ही हमने रिवर्स प्रॉपर्टी यूज की हमने देखा हमारा क्वेश्चन रिकन्वर्ट हो गया बेटा, i की पावर n प्लस i की पावर n इंटू i प्लस i की पावर n इंटू i स्क्वायर प्लस i की पावर n इंटू i क्यूब। हमेशा क्वेश्चन एलएचएस से स्टार्ट करना है जी। चलो बेटा आगे, बेसिक प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया। अब हमारा अगला प्राइम गोल क्या है? i की पावर n को कॉमन ले लेंगे। वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 था बेटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब मेरे पास माइनस आयोटा था बेटा। कोई दिक्कत? मेरे पास 4 वैल्यूज थी जी अगर आपको याद हो, जिसमें से आयोटा स्क्वायर था जी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1 और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। ये 4 वैल्यूज पड़ी थी जी। हमने आई स्क्वायर और आई क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी। जैसे ही हमने वैल्यू पुट की हमने देखा जी माइनस आई से प्लस आई कैंसिल हो गया बेटा, +1 से -1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब फाइनली मेरे पास ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो मेरा आंसर रिड्यूस होके क्या रह गया बेटा? 0। अब मैंने देखो इसमें इनकी वैल्यू नहीं डाली, जनरलाइज टर्म में ही रखा है इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? कई बार एग्जामिनर आपको सिंप्लीफाई की फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देता है। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? आपको एग्जामिनर कहेगा जी इवैल्यूएट और सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है जी मेरे पास 1 प्लस आयोटा
होल रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा होल रेज टू दी पावर 4। इसी को मैं प्रूव दैट में भी दे सकता हूं बेटा अगर आंसर दे दूंगा, अदरवाइज इसी को मैं इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई की फॉर्म में भी कह सकता हूं। आपने कॉन्सेप्ट अपना सेम रखना है जी कि फाइनल आंसर जो सिंप्लीफाई करके आ रहा है वही इवैल्यूएट है, और प्रूव दैट में तो बेटा आपको आंसर पता ही होगा। स्टेप चेक करते हैं जी, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। क्वेश्चन को करने के दो मेथड है जी, पहला बेसिक मेथड, दूसरा टेक्निक। दोनों से सिखाता हूं बेटा। बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड तो कहता है जी होल पावर 4 है, तो बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दिमाग काम करता है वो क्या काम करता है जी? स्क्वायर का स्क्वायर कर दें। वन प्लस आई रेस टू दी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस आई का स्क्वायर, जो आंसर आएगा बेटा उसका होल स्क्वायर। 1 प्लस आई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो बेटा आगे स्टेप चेक करो जी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1, तो -1 से +1 कट गया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई जी सिर्फ 2i। 2i का भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू आ गई बेटा 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या था बेटा? -1, तो इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है जी? -4। सेकेंड ब्रैकेट ली मैंने 1 प्लस 1 बाय आई होल रेस टू दी पावर 4। अब सबसे पहले तो मैंने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था अभी। 1 बाय आई की वैल्यू क्या होती थी बेटा? -1 अपॉन आई। तो हमने 1 बाय आई की डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए -i। चलो जी आगे स्टेप चेक करो जी। इसको मैंने फिर उसी फॉर्म में ब्रेक कर लिया, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पावर थी बेटा, 1 माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। स्टेप चेक करो जी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास? -1, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए बेटा। आई एम सिंपली लेफ्ट आउट विद -2i। जब मैंने स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई बेटा 4i स्क्वायर, नेगेटिव साइन हट गया। स्टेप चेक करो जी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा? -4। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमारे पास टर्म थी जी 1 प्लस आई होल रेस टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस आई होल रेस टू दी पावर 4। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, -4 इंटू -4 कम्स आउट टू बी -16। क्लैरिटी है जी कि होल पावर को कैसे ब्रेक करना है। अब ये तो था एक बेसिक मेथड जो बहुत सारे बच्चे नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में टेक्निक सिखाता हूं जी कि ट्रिक के थ्रू कैसे काम किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन में दोनों की पावर 4 आ रही थी, इसका मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं नेट पावर होल 4 लिख सकता हूं बेटा। जैसी मैंने होल 4 लिखी पावर, मेरे पास ब्रैकेट में टर्म बच गई 1 प्लस आयोटा, और स्टेप चेक करो सेकंड ब्रैकेट में टर्म बच रही थी जी 1 प्लस 1 बाय आयोटा, और 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 1 माइनस आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार फिर स्टेप रिपीट कर रहा हूं, स्टेप चेक करो जी। दोनों की होल पावर थी तो मैंने क्लब करके नेट पावर होल लिख दी। 1 प्लस आयोटा वाली ब्रैकेट एज इट इज, 1 प्लस 1 बाय आयोटा की वैल्यू डाल दी। 1 बाय आयोटा की क्या वैल्यू थी बेटा? माइनस आयोटा। बेसिक स्टेप क्लियर? अब आप देखो क्वेश्चन कितना शॉर्ट फॉर्मेट में आ गया। मैंने देखा जी मेरे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रेस टू दी पावर 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी जी -1,
तो माइनस माइनस प्लस 1 रेज टू द पावर 4, वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 4 इज 16। क्लियर है जी? तो हमने देखा हमें किसी का भी होल पावर 4 ओपन नहीं करना पड़ा, हमने उसी चीज को क्लब करके एक शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया जी। आप क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट से क्रैक कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है पेपर में जाके टाइम भी सेव करना है। दोनों मेथड क्लियर है जी? 100%? आओ जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। कई बार एग्जामिनर आपको इसी में आयोटा की सीरीज में प्रूफ के क्वेश्चन डाल सकता है। किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, चेक करो। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट I raised to the power 107 plus I raised to the power 112 plus I raised to the power 117 plus I raised to the power 122। प्रूफ करने के लिए आ जाएगा जी, प्रूव दैट द वैल्यू इज 0। आपने स्टार्ट कैसे करना है जी क्वेश्चन को, उसी सेम फॉर्मेट और ट्रिक से जो मैंने आपको सिखाई है। कॉन्सेप्ट क्या कहता था जी, जो भी पावर आ जाए आपने उसको ब्रेक करना बेटा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 में। आपने देखा जी वैल्यू थी हमारे पास I की पावर 107, I की पावर 112, I की पावर 117 और I की पावर 122। जरा स्टेप चेक करो। I की पावर 107, अगर मैं इसको नियरेस्ट 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा I की पावर 104 इंटू आई क्यूब। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 107 आ रहा है जी और 104 4 का मल्टीपल है। अगली टर्म चेक करो जी, I की पावर 112 को मैं एज इट इज लिख दूं। सर इसको क्यों नहीं ब्रेक किया, बेटा ऑलरेडी ब्रेक्ड है। लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, 12 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर, तो बेटा 112 भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तो डायरेक्टली 4 का मल्टीपल है। I की पावर 117 को ब्रेक करके लिख सकते हैं जी I की पावर 116 इंटू आई की पावर 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट I की पावर 120 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत? स्टेप चेक करो जी, अब जितने भी 4 के मल्टीपल थे वो 1 बन गए। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा आई क्यूब, ये पूरा मल्टीपल 1 था, वैल्यू 1 हो गई जी। अगली में I की पावर 116 1 बन गया, सिर्फ I बच गया बेटा। लास्ट वाली में I की पावर 120 1 बन गया, I स्क्वायर बच गया बेटा। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जी। I क्यूब क्या था, माइनस आयोटा, 1 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, I स्क्वायर क्या था बेटा, -1। अब हमने देखा जी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ऐसे ही रजे माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो सब कुछ कैंसिल आउट होके हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई जी 0। क्लैरिटी है कैसे ब्रेक करना है क्वेश्चन को? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। चेक कर लिए बेटा स्टेप्स। इसी में एक डिनोमिनेटर वाली पावर का क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट में डिनोमिनेटर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है जी। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 1 upon iota minus 1 upon iota square plus 1 upon iota cube minus 1 upon iota raised to the power 4 is equal to 0। क्लियर है जी? क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है बेटा, सेम फॉर्मेट से प्रोसीड करना है जी आपने क्वेश्चन को, एलएचएस से।
1 बाय आयोटा माइनस 1 बाय आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा क्यूब माइनस 1 अपॉन आयोटा 4। ये थी जी मेरी एलएचएस। स्टेप चेक करो जी। 1 बाय आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी जी? आयोटा स्क्वायर था बेटा मेरे पास -1। स्टेप चेक करो जी। प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी बेटा? माइनस आयोटा। स्टेप चेक करो जी। आयोटा 4 की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास? 1। इसका मतलब मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यूज आ गई 1 बाय आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये 1 ही हो गया बेटा, माइनस 1 बाय आयोटा -1। फिर दोबारा से मैंने चेक किया जी, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। -1 से +1 कैंसिल आउट और 1 बाय आयोटा से -1 बाय आयोटा कैंसिल आउट। सो माय फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 0। स्टेप क्लियर? तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्वेश्चन आ जाए या डिनोमिनेटर में क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही फॉलो अप होगा। क्लियर है जी? ये थी हमारी टाइप 1 जिसमें हमने आयोटा की सीरीज के क्वेश्चन देखे। आयोटा की सीरीज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो पॉजिटिव पावर के देखे हमने, नेगेटिव पावर के देखे, फिर हमने उसी में प्रूफ वाले क्वेश्चन देखे बेटा। ये टाइप 1 थी जी जिसके अंदर आपने आयोटा की सीरीज के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं टाइप 2 पे मूव कर रहा हूं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। टाइप 2 क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर की। टाइप 2 में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा स्टेप चेक करें जी, टाइप 2 में क्या है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। z क्या है जी? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। किस किस का बेटा? एक तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा? रियल नंबर होता है जिसके साथ आयोटा ना लगाओ, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेटा? इमेजिनरी नंबर होता है जिसके साथ आयोटा लगाओ। याद रखना, अगर मैं आपसे z के केस में इमेजिनरी नंबर पूछूं तो आपने मुझे आंसर सिर्फ b देना है, ib नहीं देना। आप मेरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। मैंने कहा बेटा इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिसके साथ आई लगाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर? दैट मींस अगर मैं आपसे इमेजिनरी नंबर पूछ रहा हूं तो आप आंसर सिर्फ b देंगे। दिस इज इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर comes out to be कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लैरिटी? ये थी जी पहली चीज कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेकंड जो हमने पढ़नी है बेटा वो है रजे हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जी नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, ये होता है जी हमारे पास कॉन्जुगेट। क्लियर है जी? अब अगर मैं आपको कहूं बेटा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो z बार क्या हो गया? कहते हैं जी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करना। दैट मीन्स z बार कम्स आउट टू बी a माइनस आई बी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो और आपको कहा जाए उसका कॉन्जुगेट निकाल दो, जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है, अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। थर्ड टाइप, पहली टाइप थी जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड टाइप थी बेटा हमारे पास कॉन्जुगेट। थर्ड टाइप पे मूव कर रहा हूं जी। थर्ड टाइप है बेटा मेरे पास मॉडुलस।
मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है जी, फॉर्मूला है इसका मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए आ जाए तो आपने क्या करना है जी, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दैट मींस इफ आई टेक complex number z is equal to a plus ib, then my mod z can come out to be under root of a square plus b square. Concept clear? 100%. अब हम इन्हीं तीनों चीजों के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर की जरा प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहती हैं जी? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले मैंने एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया बेटा z। लेट z is equal to a plus ib। अगर z a plus ib है तो मैं कह सकता हूं बेटा z बार a माइनस ib हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था जी z बार क्या था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जी, कॉन्जुगेट हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब मेरे पास z बार की वैल्यू आ गई जी a माइनस ib। स्टेप चेक करो जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी z plus z bar can be written as twice of रियल नंबर। सर कैसे आई, चेक इट आउट। अगर मैं आपको कहता हूं जी z प्लस z बार है तो z की वैल्यू क्या थी बेटा a प्लस ib, z बार की वैल्यू क्या थी बेटा a माइनस ib, माइनस ib से प्लस ib कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू क्या आ गई जी ट्वाइस ऑफ a। और a क्या था मेरा, a था बेटा मेरा रियल पार्ट, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं आपसे पूछूं बेटा z माइनस z बार, z भी आपके सामने है z बार भी आपके सामने है, z माइनस z बार तो आप बड़े इजीली कह सकते हैं जी ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर। कैसे आया जी, चेक करो जरा। अगर मैंने कहा जी z माइनस z बार निकालना है, z था बेटा मेरे पास a प्लस ib माइनस z बार था बेटा a माइनस ib। जैसे ही मैं इनको सॉल्व करूंगा a से a कैंसिल हो गया, ib और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा एडवोकेट ट्वाइस ऑफ ib, इन अदर वर्ड्स 2ib। जैसे ही मैंने इसको 2ib लिखा, i अलग करके इसको लिख सकता हूं बेटा ट्वाइस ऑफ b, और 2b क्या था मेरे पास, 2 तो एज इट इज, b था मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। तो सर i क्यों नहीं लिया, बेटा मैंने अभी आपको बताया था कभी भी इमेजिनरी पार्ट पूछें जिसके साथ i लगा हो वो लेना है आपने। क्लियर आउट जी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है z इनटू z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जी z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ये कैसे आई जी, z इंटू z बार, z था बेटा a प्लस ib, z बार था बेटा a माइनस ib। प्रॉपर्टी यूज कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लगाई मेरे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, आई स्क्वायर की वैल्यू है जी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कैसे? आई स्क्वायर माइनस वन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सिखाया था जी? मॉड जेड। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई जी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो अब हमने देखा जी हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ रही थी। कौन कौन सी? z प्लस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी आ रही थी बेटा z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में थी ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, माइनस में ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और इनटू में बेटा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये थी जी आज वाले लेक्चर में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फंडा क्लियर है जी? अब इसी से बेस मैं तीन और चीजें नहीं निकलवाता हूं आपको, जो कि किस फॉर्म में आ जाएंगी जी? सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में आ जाएंगी। जरा चेक करें बेटा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा? चारों ही चीजें पढ़ लेती हैं। पहली थी जी एडिशन प्रॉपर्टी, सेकंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड फोर्थ डिविजिबिलिटी। इसके लिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए। लेट z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिए। अब इसमें हम चारों चीजें सीख रहे हैं बेटा। पहली चीज, टाइप 1 एडिशन। एडिशन में हमने क्या सीखा जी? हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उनको ऐड कैसे करते हैं? z1 प्लस z2। जैसे आप नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हो जी, उसी सेम पैटर्न पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करना है। प्रोवाइडेड एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, हमेशा रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। दैट मीन्स आई कैन रीराइट द वैल्यू एज a प्लस सी। ए और सी दोनों रियल पार्ट थे, IB और ID में से I कॉमन आ गया बेटा। जैसे ही I कॉमन आ गया मेरे पास वैल्यू आ गई B प्लस डी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मेरे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया जी? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C प्लस I ब्रैकेट में B प्लस डी। ऐसे ही टाइप 2 चेक करते हैं बेटा। सब्ट्रैक्शन, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए? Z1 माइनस Z2। Z1 था जी मेरे पास A प्लस IB माइनस C प्लस ID। जैसे ही मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास वैल्यू आ गई जी A माइनस C। फिर दोबारा से सेम रूल, रियल पार्ट को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना है जी, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो A माइनस C प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ B माइनस डी। मैंने जैसी ब्रैकेट खोली, रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, तो a माइनस सी तो एज इट इज आ गया जी। अब बाकी की दो टर्म्स में से आयोटा कॉमन आ रहा था, वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास b माइनस डी। स्टेप चेक करें जी। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b माइनस डी। थर्ड टाइप पे मूव करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। टाइप 3, 3 टाइप 3 थर्ड, 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 3 टाइप 3 थर्ड,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आएगा जी? Z1 इंटू Z2। Z1 क्या था बेटा मेरे पास? Z1 था जी a प्लस आई बी, और Z2 क्या था बेटा? C प्लस आई डी। याद रखना जी, जैसे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ब्रैकेट्स को आप ओपन करते हो, सिमिलर पैटर्न पे कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्रैकेट्स को भी ओपन करोगे। बट एक चीज का ध्यान देंगे आप कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ आई स्क्वायर आ जाए तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस करनी कंपलसरी है बेटा। स्टेप चेक करो जी। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन की, पहले दोनों टर्म्स को a से मल्टीप्लाई किया, AC प्लस IAD, सिमिलरली बेटा IBC प्लस आई स्क्वायर BD। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैंने देखा जी मेरे पास लास्ट टर्म में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है जी -1। मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। जैसे ही आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 डाला बेटा, मैंने देखा जो BD आ रहा था वो भी रियल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब उसके साथ आई है ही नहीं, तो मैंने उसको क्लब कर दिया फर्स्ट टर्म के साथ। ऐसे ही मैंने बेटा सेकेंड टर्म में चेक किया, आई कॉमन लिया तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं जी, एक BD एक AD प्लस BC। तो मैंने देखा जी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। टाइप 4 लास्ट टाइप पे आ रहे हैं जी। डिविजिबिलिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था जी मेरे पास Z1, जिसकी वैल्यू थी बेटा a प्लस आई बी। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था बेटा मेरे पास Z2, जिसकी वैल्यू थी रजे C प्लस आई डी। क्लियर है जी? अब जैसी अपॉन में आई की टर्म आ गई, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता था बेटा? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहता था कि हम उसको रैशनलाइज करें। जब हमने रैशनलाइज किया, दो टर्म्स को रैशनलाइज करना आता ही है आपको। अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में नेगेटिव साइन। अब हमने देखा जी डिनोमिनेटर में तो प्रॉपर्टी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में आपने देखा जी मल्टीप्लिकेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया। दो ब्रैकेट्स आ गई जी, a प्लस आई बी और c माइनस आई डी। पहले तो a को दोनों से मल्टीप्लाई किया बेटा, AC माइनस IAD। उसके बाद बेटा IB को दोनों से मल्टीप्लाई किया, IBC माइनस आई स्क्वायर BD। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जरा न्यूमरेटर में चेक करो जी, आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1। इसका मतलब मेरे पास AC प्लस BD ये अलग हो गया बेटा। ऐसे ही अगर मैं बाकी दो टर्म्स में से आई कॉमन लूं तो मैं लिख सकता हूं जी BC माइनस AD, BC माइनस AD। चेक करो जी। चलो इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। AC प्लस BD तो अलग कर दिया बेटा, प्लस जैसे ही आई कॉमन लिया वैल्यू आ गई जी BC माइनस AD होल अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट कर दें। जैसे ही आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली, वैल्यू आ गई बेटा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। याद रखना जी, कभी भी फाइनल आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ेंगे तो इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हमेशा रियल पार्ट अलग करके छोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग छोड़ेंगे। सर क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि अगर मैं इसका रियल पार्ट अलग करूं और इमेजिनरी पार्ट अलग करूं तो मेरे पास वैल्यू किस टाइप से आएगी जी? मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा Z1 upon Z2 can be rewritten as AC plus BD
अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया बेटा मेरे पूरे क्वेश्चन का रियल पार्ट, प्लस आयोटा कॉमन लिया जी, बीसी माइनस एडी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया जी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। मैंने क्या देखा बेटा कि रियल पार्ट को रियल के साथ रैशनलाइज करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। फंडा देखा मैंने, जैसे ही मैंने वैल्यू ली आई स्क्वायर दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे ही दो पार्ट स्प्लिट किए तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी रियल पार्ट अलग प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? जरा स्टेप चेक करेंगे जी, क्लियर है जी स्टेप्स? आओ जी शाबाश। तो आज वाले लेक्चर में बेटा हमने क्या देखा, आज वाले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की आयोटा की बेसिक फॉर्म देखी, फिर हमने क्या देखा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, और हमने क्या देखा बेटा, चारों टाइप्स भी सीख ली हमने सिंप्लीफिकेशन की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसी पे बेस्ड हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग मी ऑन स्टडी खजाना, स्टे ट्यून्ड।